अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है कि आप सब बखैर आफ़ियत से होंगे। मैं हामिद राथर आज एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। मैं ऐसे मौजू पे आज बात करना चाहता हूँ जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर के लोग, खुसूसन कश्मीर के लोग बहुत परेशान हैं और कश्मीर के दानों की नींदें हराम हो गई है। बहुत सारे ऐसे सियासतदान जो रियासत के सीएम बनने के ख्वाब देख रहे थे और उनके ये ख्वाब चकनाचूर होते हुए नज़र दिखाई देते हैं। जी हाँ, मैं डिलिमिटेशन कमीशन की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस रिपोर्ट पे तबसरा करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो नाज़रीन हैं वो ये समझे कि डिलिमिटेशन क्या है, इसको करना क्यों ज़रूरी है, कौन करता है। डिलिमिटेशन क्या चीज़ है? देखिए, आपको असेंबली के लिए इलेक्शन करना हो या आपको पार्लियामेंट्री के लिए इलेक्शन करना हो, तो इसके लिए आपको कंस्टिट्यूंसीज़ बनानी पड़ती है। इन कंस्टिट्यूंसीज़ से लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, मंतखब करते हैं और वो वहाँ पे उनके लिए लॉज बनाते हैं। इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली के लिए हमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज थी और पार्लियामेंट सीट के लिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज थी। अब क्या ज़रूरत है कि हमें यहाँ पे आज फिर से डिलिमिटेशन करनी है? देखिए, डिलिमिटेशन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी बुनियादी, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं और उनमें से पॉपुलेशन एक मोटा फैक्टर है। पॉपुलेशन क्योंकि एक ऐसा वेरिएबल है जो कांस्टेंट नहीं है, ये डायनेमिक वेरिएबल है, ये चेंज होता रहता है और पॉपुलेशन को द चेंज ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ सीट्स, इन टर्म्स ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, इसीलिए रेगुलर किया जाता है डिलिमिटेशन। अब क्वेश्चन है कि डिलिमिटेशन कौन करता है? देखिए, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बाज़ाब्ता तौर पर प्रोविजंस है जिसकी वजह से एक लॉ भी बना है, डिलिमिटेशन एक्ट 1952 के बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स इस एक्ट में आए हैं और वहाँ पे वो बहुत खूबसूरती के साथ बताते हैं कि देयर शुड बी डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो इस काम को अंजाम दे दे। इसी तरह ये सारे काम कर देता है। लेकिन अब सवाल ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ एक्ट जो कोई भी ये ऑर्डर वहाँ से दे देता है, क्या हम इसको चैलेंज कर सकते हैं किसी भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में? इफ़ ए स्टेट और ए पीपल ऑफ दैट टेरिटरी आर अनहैप्पी और दे आर एग्रीव्ड, तो लेकिन यहाँ पे ये है कि इट्स एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन। इट्स एन इसमें क्या किया जाता है कि जो ये ऑर्डर है इट्स पास्ड बाय द डिलिमिटेशन कमीशन, इट हैज़ एन इमीडिएट इफेक्ट ऑफ लॉ और इसको हम सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन इससे पहले भी हुई है। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन दो तरह की होती थी। एक डिलिमिटेशन लोकसभा के लिए होती थी और एक डिलिमिटेशन जो यहाँ पे हमारी असेंबली है उसके लिए होती थी। जो डिलिमिटेशन फॉर पार्लियामेंट लोकसभा के लिए होती थी वो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से होती थी और जो डिलिमिटेशन फॉर स्टेट असेंबली वो होती थी हमारे जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था उसके हिसाब से होती थी और हमारा एक लॉ था जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1957 के हिसाब से होती थी। हम देखेंगे कि आज तक कितनी डिलिमिटेशन हुई है जम्मू एंड कश्मीर में और इनका क्या इम्पैक्ट रहा और क्यों हुई है। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में जो ये स्टेट असेंबली की डिलिमिटेशन हुई है वो 3 बार हुई है। पहली वो 1963 में हुई है, 1973 में हुई है और 1995 में हुई है। देखिए, जो 1995 में डिलिमिटेशन हुआ है उस वक़्त जो उसका चेयरपर्सन था वो था रिटायर्ड जस्टिस के गुप्ता। उस वक़्त हमारे यहाँ पे जो सीट्स है वो बढ़ाई गई है, उनका एक डिवीज़न किया गया था। टोटल 111 सीट्स यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के लिए तय हुई है। उसमें से 24 सीट्स जो सीट्स थी वो जो कश्मीर पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में है उनको दी गई थी, यानी कि रिज़र्व रखी गई है। और जम्मू एंड कश्मीर जो मुल्क के साथ है, इंडिया के साथ है अभी, उसमें से 87 सीट्स जम्मू एंड कश्मीर को है और उनमें से 46 सीट्स कश्मीर को दी गई और 37 सीट्स जम्मू को दी गई। लेकिन यहाँ पे ये सवाल है कि जो ये डिलिमिटेशन हुई थी वो लार्जली ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन हुई थी और जो पॉपुलेशन कौन सी वाली पॉपुलेशन, इट वाज बेस्ड ऑन 1981 सेंसस, क्योंकि 1991 सेंसस नहीं हुई थी। उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में हालात बहुत ख़राब थे और जिस वक्त डिलिमिटेशन हुई थी उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर प्रेसिडेंट्स रूल में था। जिस वक्त के अभी हम प्रेसिडेंट्स रूल में, उस वक्त भी हम प्रेसिडेंट्स रूल में थे और इस नए डिलिमिटेशन रिपोर्ट के बाद ही 1996 में इलेक्शन हुए हैं
एक नई सरकार बनी है। और आखिर में 2001 में फिर एक बार सेंसस हुई है, 2001 में सेंसस हुई है, क्योंकि यहाँ पे फिर हमें चेंज इन पॉपुलेशन नज़र आया, क्या हमें डिलिमिटेशन फिर करना है। लेकिन उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक लॉ बनाया है, उन्होंने डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया है टिल 2026। और कुछ लोग इस लॉ को सुप्रीम कोर्ट भी ले गए, लेकिन वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को अपहेल्ड किया है। सो टिल 2019, 5 अगस्त 2019 हमारे पास 111 सीट्स थी, और जम्मू को 37 सीट्स थी, कश्मीर को 46 थी, और जो लद्दाख अभी नई यूनियन टेरिटरी बनी उनको 4 सीट्स थी। लेकिन यहाँ पे जम्मू वालों ने एक सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि जो इस वक्त उनका कहना है कि जो जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटी इट वाज लार्जली कंट्रोल्ड बाय कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियंस। उनका ये मानना था कि इस फ्रीज की वजह से जो पॉपुलेशन जम्मू को बढ़ी, उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। 5 अगस्त 2019 में एक बहुत बड़ा फैसला हो गया। जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा, आर्टिकल 370 नहीं रहा, 35A नहीं रहा, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम किया गया है। तो इस सूरत हाल में जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉलिटी क्या रहेगी, इसका फ्यूचर क्या होगा, तो वो एक लॉ बनाया है इंडियन पार्लियामेंट ने, उसको बोलते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 2019। इस लॉ पे बाज़ाब्ता तौर पर लिखा गया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली रहेगी, उसकी जो सीट से वो बढ़ाई गई थी। 111 थी इससे पहले, और वो अब 114 होगी। और दूसरा सवाल ये था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो डिलिमिटेशन हुई थी वो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एज़ पर जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट 1957, क्योंकि वो अब रहे नहीं। सो डिलिमिटेशन इज़ मैंडेटेड नाउ एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है, ताकि वो डिलिमिट करे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज जहाँ पे फॉर स्टेट, फॉर यूनियन टेरिटरी असेंबली के लिए। तो एक कमीशन बनाया गया था, और इसका चेयरपर्सन रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजन प्रकाश देसाई रखा गया। लेकिन बदकिस्मती की वजह से इनको एक साल का टेन्योर दिया गया था कि आप वो डिलिमिट कर दीजिए यहाँ के एरियाज़ को, लेकिन कोविड की वजह से, और उसके बाद जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे वो डीडीसी इलेक्शंस को कराने में कम से कम 5-6 महीने बिज़ी रहे, और उनके पास क्योंकि ये एक कंसल्टेशन होती है, कंसेंसस मैकेनिज़्म की तरीके से चलता है ये काम, तो ये काम नहीं हो पाया, और इनको 1 साल फिर बढ़ा दिया गया, ताकि ये कश्मीर में जो ये जम्मू एंड कश्मीर में जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज है इनको डिलिमिट करे फॉर यूनियन टेरिटरी असेंबली। लेकिन अब सवाल ये है कि जो हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनका क्या रुझान है डिलिमिटेशन कमीशन या इसकी रिपोर्ट को लेके। सबसे पहले फेब 2021 में डिलिमिटेशन कमीशन ने सब पार्टीज़ को, इवन कि सब पार्टीज़ को नहीं, बल्कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MPs है जम्मू एंड कश्मीर से, उनको मदऊ किया, हम मिलेंगे, इस पे बात करेंगे। लेकिन NC के जो 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मिस्टर डॉक्टर फारूक साहब है, हसन मसूदी साहब है, और मोहम्मद अकबर लोन साहब है, उनने मिलने से बिल्कुल मना किया। उन्होंने ये दलील दी है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है इट अराइजेज फ्रॉम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो भी प्रोसेस है, जो भी एक्ट बिकॉज ऑफ दैट लॉ होती है, उसका कोई मानी नहीं है, वी डोंट सपोर्ट इट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि ऑल पार्टीज़ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, PAGD या अपनी पार्टी हो, या पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, या NC हो, या जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज़ है PAGD के, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले इस मामले में, या और भी मामलों पे बात हुई है। उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन ने फिर एक इजलास बुलाया है जम्मू कश्मीर में, हर एक खत्ते में जम्मू एंड कश्मीर के। तो इन सारी पार्टीज़ ने उसमें हिस्सा ले लिया और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। इसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन ने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट रिसेंटली दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द सबमिशंस प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड सबमिटेड टू द कमीशन। तो रिसेंटली ये रिपोर्ट ये बताती है कि जो 7 नई सीट्स है जो ऐड करनी है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली को, इसमें से 6 सीट्स जम्मू डिवीज़न को दी जाएंगी, और 1 सीट
कश्मीर को दी जाएंगी। यहाँ मसला बहुत पेचीदा है, क्योंकि कश्मीर के सियासतदान इसको अनएक्सेप्टेबल बयान करते हैं और कोई लोग इसको अनडेमोक्रेटिक बोलते हैं, कई इस पे तरह तरह की टिप्पणी करते हैं। सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि क्या ये जेन्युइन है कि कश्मीर को हम ये 1 सीट दे देंगे और ये जम्मू को 6 सीट्स दे देंगे? क्योंकि अभी तक जहाँ भी डिलिमिटेशन हुई है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में या मुल्क में, वहाँ पे लार्जली पॉपुलेशन बेसिस पे हुई है। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए हमें बहुत ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि डिलिमिटेशन एक्ट बोलती क्या है। देखिए, डिलिमिटेशन एक्ट 1952 या उसके बाद जितने भी अमेंडमेंट इसमें हुई है, इसमें प्रोविजन है कि डिलिमिटेशन हो सकती है पॉपुलेशन के बेसिस पे या फिज़िकल फीचर्स के बेसिस पे या कम्युनिकेशन के बेसिस पे या और भी कन्वीनियंसेस के बेसिस पे, कम्युनिकेशन कन्वीनियंसेस या और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के बेसिस पे हम डिलिमिट कर सकते हैं एरियाज़ को, निकी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ओनली। बट येस, पॉपुलेशन हैज़ ऑलवेज बी देयर, इट हैज़ बीन अ प्रेसिडेंट सो फार, in delimiting the constituencies। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिलिमिटेशन कमीशन पॉपुलेशन को नज़रअंदाज करे। आप देखिए 2011 सेंसस को देख लीजिए और उसमें आप देख लीजिए जो कश्मीर की पॉपुलेशन है वो 56% पॉपुलेशन है और जो जम्मू की पॉपुलेशन है वो 43% पॉपुलेशन है। हाँ, अगर हम देख सकते हैं कि चलो 1 सीट ज़्यादा जम्मू को मिलेगी टू कंसिडर द जियोग्राफिकल एंड अदर कम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, बट वो 6 सीट्स जम्मू को दे देंगे और 1 सीट कश्मीर को दे देंगे। होल प्रोसेस इज मेंट फॉर व्हाट? फॉर पीपल। अगर जम्मू को लग रहा है कि वो वहाँ पे हिली एरिया ज़्यादा है, 1 सीट दे दीजिए ज़्यादा, लेकिन 6 सीट वहाँ दे देंगे और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, जो कश्मीर की जो लार्जर पॉपुलेशन है उनको वो अंडर रिप्रेजेंट करेंगे या उनको वो डिसएनफ्रेंचाइज करेंगे या पावर बैलेंस है वो जम्मू की तरह ले जाएंगे। इट्स टोटली अनएक्सेप्टेबल। और बात यह है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन के बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं वो ये भी मीडिया में बता चुके हैं कि उत्तराखंड में ऐसे हिल एरियाज़ को सीट्स दी गई जिनकी पॉपुलेशन 20% पॉपुलेशन भी नहीं है एज़ कम्पेयर्ड टू अदर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन हिमाचल। सिमिलरली ये भी कहा गया है कि जो लक्षद्वीप है वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है और उनको स्टिल एक पार्लियामेंट्री सीट दी गई है। बट खुदारा मुझे बता दीजिए, आप कहीं स्टेट पे या किसी आइलैंड में कोई फार्मूला अपना रहे हो for the benefit of the people, but it does not mean that you will adopt the same formula or same capsule here in Jammu and Kashmir to disenfranchise people of Kashmir and give a larger interest or advantage to the people of Jammu. This is unacceptable. डिलिमिटेशन कमीशन ने अब ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे दिया। अब आप इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे जम्मू एंड कश्मीर पर, खुसूसन कश्मीर पर? देखिए, सबसे पहले जो इन्होंने 6 सीट्स जम्मू को दे दी और 1 सीट कश्मीर को दे दी, इससे जो पावर बैलेंस है वो अगेन शिफ्ट हो गया जम्मू की तरह और जिसकी वजह से कश्मीर डिसएनफ्रेंचाइज हो गया। जो दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो इन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन शुरू कर दिया है। देखिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन इज़ आल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बट ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन इसको इस तरह इंजीनियर कर रहा है ताकि ये पूरा एडवांटेज जम्मू डिवीज़न को दे रहे हैं। देखिए, कश्मीर की जो पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉपुलेशन है उसमें SC और ST पॉपुलेशन है और जो ST पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 12% है और जो SC पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 7.5% है। लेकिन अगर आप देखेंगे ये दोनों SC और ST पॉपुलेशन ये एक्यूमुलेटेड है जम्मू डिवीज़न में। कश्मीर में ये पॉपुलेशन नहीं है, बहुत कम पॉपुलेशन है इसकी। SC अगर हम देखेंगे, SC की पॉपुलेशन कश्मीर डिवीज़न में नॉट मोर देन 500 पीपल, और इसी तरह अगर हम देखेंगे ST पॉपुलेशन वो बहुत ही कम है। आप देखेंगे अनंतनाग में 8% पॉपुलेशन है ST की, बांडीपुर में 5% है और कुपवारा में 4% है। जबकि अगर हम देखेंगे जम्मू में राजौरी में 16% ST पॉपुलेशन है, पुंछ में 12% ST पॉपुलेशन है। सो ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन को इन्होंने इस तरह मैकेनाइज किया, इस तरह इंजीनियर किया है कि इसका जो लॉब है, इसका जो फ़ायदा है वो जम्मू डिवीज़न को मिलेगा।
क्योंकि जो ये रोटेशनल बेसिस पे आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन दीज सीट्स विल गेट शिफ्टेड टू जम्मू एंड कश्मीर, because for 500 ST people they will never get a seat on this and they will never get appointed. So again इसको इस तरह मनवर किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर को में SC और ST पॉलिटिकल रिजर्वेशन को इस तरह मनवर किया गया है कि इसका बेनिफिट जम्मू को मिले और कश्मीर को डिसइनफ्रेंचाइज किया जाए। देखिए जो ये सारा बहरान है इसका हल क्या है, इसको इस मसले को हल कैसे करेंगे। देखिए जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है उनका प्रोसेस क्या, वो काम कैसे करते हैं, उनको लीगल ओपिनियन कौन देता है। खुदारा मुझे बताइए, जब डिलिमिटेशन जो एक्ट है वो खुद बताता है कि डिलिमिटेशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज कैन बी डन अदर देन दी पॉपुलेशन। आप मुझे बताइए हाउ वी कैन टेक दिस मैटर टू पब्लिक फोरम्स, बिकॉज दिस एक्शन एंड दिस प्रोसेस इज सपोर्टेड बाय द लॉ। और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स क्या बोलते हैं, मिसाल देता हूं मैं आपको, एक पॉलिटिकल लीडर बोलता है कि बिकॉज ही इज नॉट सेटिस्फाइड एंड ही इज सेइंग दैट आई एम गोइंग टू लीव द पॉलिटिकल स्पेस, और दूसरा पॉलिटिकल लीडर हमारा ये बोलता है कि ऑन ट्विटर और समवेयर एल्स दिस अनएक्सेप्टेबल। आई मीन फॉर गॉड सेक, हमारे ये सियासतदान क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये बस उन 4-5 खानदानों का मुस्तकबिल नहीं है, ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर का मुस्तकबिल है। ये लॉ और ये जो ऑर्डर आने वाला है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बाद एक पूरा ऑर्डर आ जाएगा, इससे जम्मू एंड कश्मीर का मुस्तकबिल तयन होगा, जो हमारे आने वाली नस्लें हैं उनका मुस्तकबिल तयन होगा। इसके लिए मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का जो रोड मैप है वो कैसे काम करते हैं, उनके पास कैसे विजन है या कैसे सोच रखते हैं इस मसले को हल करने के लिए। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती हमारे लीडरों की ये है कि जब वो ये बताते हैं कि हम आर्टिकल 370 और 35A पे बात नहीं करेंगे क्योंकि मसला सुप्रीम कोर्ट में है। ये सबसे बड़ी भूल है उनकी और सबसे बड़ा गंदा और आई थिंक डिस्ट्रक्टिव नैरेटिव उन्होंने खुद फैलाया और खुद ही अपने आप को सेल्फ एग्जाइल में डाल दिया है, क्योंकि वो खुद ही बोलते हैं हम इस मसले पे बात नहीं करेंगे, जबकि एवरीवन नोज, लीगल लुमिनरी नोज, एवरीवन नोज जो भी डिसीजन 5 अगस्त 2019 में हुआ दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड आज तक सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नहीं उठाया है। बहुत अफसोस की बात है। मुझे लग रहा है कि देयर इज़ नो अदर वे देन प्रोटेस्टिंग एंड कमिंग ऑन रोड्स, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट द क्वेश्चन ऑफ few people who are going to rule the state, it's about a future generation, it's about us, it's about them, it's about the nation in total. Thank you. I will be discussing other issues like that, how we can protest even when the matter is in Supreme Court. जो नैरेटिव हमारे लीडरों ने शुरू कर दिया है कि हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट में है, ये सब जुडिस से हम बात नहीं कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनली एज़ पर लॉज और एज़ पर बहुत सारी एग्जाम्पल्स जमा कर देंगे, इस पर एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाऊंगा जल्द ही, ताकि हमारे लोग समझ जाए कि हमें जागना होगा और हमें अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज़ निभानी होगी, अपने राइट्स के लिए खड़ा होना है ताकि हम अपनी ड्यूटीज़ निभा सकें। सी सून, अल्लाह हाफिज़।